हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे मार्केट स्ट्रक्चर। पहले हमने किया परफेक्ट कंपटीशन। आज हम करेंगे प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोली। ठीक है, ये हमारी सेकंड मार्केट है। मोनोपोली का मीनिंग क्या होता है? मोनोपोली दो वर्ड से मीनिंग है, मोनो प्लस पोली। मोनो का मीनिंग है सिंगल वन, पोली का मीनिंग है सेलर। इट मीन्स जब मार्केट में ओनली वन सेलर होगा तब हम उसको कहेंगे मार्केट में मोनोपोली है। इट मीन्स जी कौन सी मार्केट है? मोनोपोली है, जहां पर ओनली सिंगल सेलर होता है जो पूरी मार्केट को कवर कर रहा है। पूरी मार्केट में सिर्फ उसी का प्रोडक्ट सेल हो रहा है, तो हम कहते हैं कि मार्केट में मोनोपोली है। तो मोनोपोली को कैसे डिफाइन किया गया है? हम अकॉर्डिंग टू कॉसोनियस करते हैं। उसने कैसे डिफाइन किया है कि मोनोपोली इट इज अ मार्केट सिचुएशन, जे ऐसी मार्केट सिचुएशन है इन विच देयर इज अ सिंगल सेलर। इट मीन्स कौन है? सिर्फ एक सिंगल सेलर है। इट मीन्स कोई और सेलर हो ही नहीं सकता, सिर्फ एक ही सेलर होगा। एंड देयर आर नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, मीन्स जो कमोडिटी वो मार्केट में सेल कर रहा है उस कमोडिटी का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल ही नहीं है। एंड इट प्रोड्यूसेस देयर आर बैरियर्स टू एंट्री। इट मीन्स क्या है? कोई भी फर्म एंटर नहीं कर सकती। जैसे परफेक्ट कंपटीशन में किया था कि फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म, कोई भी फर्म एंटर कर सकती है और कमोडिटी प्रोड्यूस कर सकती है। लेकिन जहां पर क्या लग गए? बैरियर्स लग गए कि वो फर्म है, कोई फर्म एंटर ही नहीं कर सकती मार्केट में, और जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रही है अंडर मोनोपोली उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है और एक ही सेलर है। तो मोनोपोली कैसी होती है? मोनोपोली किसमें है? जैसे हम कहें इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कौन प्रोड्यूस कर सकता है? ओनली गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती है। तो सेलर कौन है? ओनली वन सिंगल सेलर, गवर्नमेंट। और क्या मुझको अलाउ है कि मैं अपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करूं और उसको सेल कर दूं? मुझे जे अलाउ ही नहीं किया गया। मीन्स बैरियर टू एंट्री, कोई और प्रोड्यूसर XYZ कोई भी एंटर नहीं कर सकता कि वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करे और उसको सेल करे। एंड नो क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ दैट कमोडिटी, जो कमोडिटी प्रोड्यूस हो रही है उसका क्लोज सब्स्टिट्यूट भी नहीं है। अगर कहीं इलेक्ट्रिसिटी का क्लोज सब्स्टिट्यूट क्या है? अगर हम कहते हैं हम सोलर सिस्टम लगा लेंगे, लेकिन सोलर सिस्टम क्या है? वो भी ऑफ ग्रिड लगाओगे तो बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ता है। अगर हम ऑन ग्रिड लगाएंगे इट मीन्स हमें गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए। इट मीन्स क्या है? हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? मोनोपोली एक ऐसी मार्केट होती है जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस की जाती है उसका कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है और उसको सिर्फ एक प्रोड्यूसर सेल करता है और उसमें बैरियर्स टू एंट्री होती है। कोई भी नई फर्म मार्केट में एंटर ही नहीं कर सकती। अगर बैरियर टू एंट्री है मीन्स कॉम्पिटिटिव नहीं होगा तो कंपटीशन भी नहीं होता। सो मोनोपोली में क्या होती है? एक प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस कर रहा है वो कोई मर्जी प्राइस चार्ज करे, वो क्या एक प्राइस मेकर भी बन जाती है। ये थी हमारा मीनिंग मोनोपोली होती क्या है। ठीक है, तो एग्जांपल्स क्या है? जैसे इलेक्ट्रिसिटी मार्केट, इसमें क्या है? मोनोपोली। रेलवे में भी सिर्फ गवर्नमेंट ही प्रोड्यूस कर सकती है, कोई और प्रोड्यूस नहीं कर सकता। ये भी क्या है? मोनोपोली। आजकल प्राइवेट चलने लगी है, एक तेजस चली है, लेकिन उसका क्या है? वो भी गवर्नमेंट के परमिशन के बिना, गवर्नमेंट का उसका उसमें शेयर है, तो भी हम ये कह सकते हैं मोनोपोली किसकी है? ओनली गवर्नमेंट की। तो मोनोपोली की फीचर्स क्या हैं? फर्स्ट है वन सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। जो मोनोपोली है उसमें क्या होगा? मोनो वन, पोली सेलर, सिंगल सेलर होगा और उस सेलर को प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस कर रहा है
उसकी बायर्स क्या है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, बहुत सारे बायर्स हैं जो उस प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं, लेकिन सेल करने वाला कौन है, ओनली सिंगल सेलर। मोनोपोली इज आल्सो एन इंडस्ट्री, इट मीन्स क्या है, मोनोपोली इज आल्सो एन इंडस्ट्री, मीन्स जैसे हमने परफेक्ट कंपटीशन में किया था, परफेक्ट कंपटीशन में क्या था, फर्म डिफरेंट थी और इंडस्ट्री डिफरेंट होती थी, फर्म का इक्विलिब्रियम अलग था और इंडस्ट्री का अलग था, क्योंकि अगर हमने कहा शुगर, शुगर क्या है, शुगर इंडस्ट्री, शुगर को प्रोड्यूस करने वाली बहुत सारी फर्म्स हैं, लेकिन जहां पर कोई और फर्म एंट्री नहीं कर सकती, तो जो मोनोपोली है वो फर्म भी है, इंडस्ट्री भी है, तो ये दोनों क्या हो गए, मर्ज हो गए, तो मोनोपोलिस्ट है, मोनोपोली क्या है, इट इज आल्सो एन इंडस्ट्री, मोनोपोली फर्म भी है, अपने आप में इंडस्ट्री भी है, तो इसमें फर्म एंड इंडस्ट्री दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स नहीं होते। देन थर्ड इज रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स, मीन्स कोई नई फर्म एंटर ही नहीं कर सकती मार्केट में, रिस्ट्रिक्शंस है कि कोई नई फर्म कहे कि मैं इस प्रोडक्ट में, इलेक्ट्रिसिटी में या रेलवे में जाकर इन्वेस्ट कर लेती हूँ और प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती हूँ, उसको सेल करना स्टार्ट कर दूंगी, लेकिन ये सब मुझे परमिशन ही नहीं दी गई, मीन्स मार्केट में कोई नई फर्म एंटर ही नहीं कर सकती। देन फोर्थ इज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस की जाती है अंडर मोनोपोली और उसका कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, रेलवे का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है कि हम जा सके, अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस के लिए रेलवे यूज कर रहे हैं, अगर कहें हम अपनी कार में चले जाएंगे, लेकिन कार इतनी कंफर्टेबल नहीं है जितनी रेलवे है, इट मीन्स क्या, इसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट ही अवेलेबल नहीं है। देन प्राइस मेकर, अगर इसमें ना ही कोई फर्म है ना ही कोई इंडस्ट्री है, फर्म इंडस्ट्री दोनों सेम थिंग है। देन प्राइस मेकर, मोनोपोलिस्ट है, जो मोनोपोली है, मोनोपोली क्या होगी, एक प्राइस मेकर, वो जितना मर्जी चाहे उतना प्राइस कंज्यूमर से ले सकती है, वो खुद प्राइस डिटरमिन करती है कि उसने किसी प्रोडक्ट के कितने प्राइसेस रखने हैं। सो एक फर्म क्या है, अंडर द मोनोपोली इज अ प्राइस मेकर, वो कितनी मर्जी प्राइस चार्ज कर सकते हैं। ये थी हमारी फीचर्स ऑफ द मोनोपोली। अब हम करते हैं कॉजेस, जिस वजह से क्या होगी, मोनोपोली क्रिएट होती है। नाउ कॉजेस और सोर्सेस ऑफ मोनोपोली, अगर मोनोपोली है, मोनोपोली के क्या क्या कॉजेस हैं और जो सोर्सेस हैं जिससे मोनोपोली क्रिएट हो रही है। पहला है पेटेंट और कॉपीराइट। पेटेंट का मीन क्या है, अगर किसी कंपनी ने बहुत ज्यादा इन्वेंशन की है, इनोवेशन कर कर क्या किया, कोई नया प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है, वो उस नए प्रोडक्ट पर उसने मिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड किए हैं, तो गवर्नमेंट क्या कर देती है, उसको पेटेंट देकर दे देती है, क्योंकि उसने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर बहुत खर्चा किया, तो उसका पेटेंट हो जाता है कि वो उस प्रोडक्ट को सेल करेगी, बाकी कोई भी फर्म उसी फॉर्मूले से वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो उसके उस कंपनी की क्या बन गई, पेटेंट हो गया और उस कंपनी की मोनोपोली क्रिएट हो जाती है। लाइक दिस कॉपीराइट है, कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते तो उसका कॉपीराइट मिल जाता है। इसी तरह मान लो इस टाइम कोरोना वायरस चल रहा है, कोरोना वायरस में कोरोना वैक्सीन आएगी, जिस कंपनी ने उस कोरोना वायरस के वैक्सीन को इन्वेंट किया है, इनोवेशंस की हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की है, उस पर मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए हैं, तो उस कंपनी को क्या मिल जाएगा, पेटेंट मिल जाएगा, जिससे वो मिलियंस ऑफ डॉलर अर्न करेगी। तो पेटेंट की वजह से क्या हो जाती है, मोनोपोली क्रिएट हो जाती है। देन सेकंड है कंट्रोल ओवर द एसेंशियल रॉ मटेरियल, में जो किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए मेन रॉ मटेरियल है, उस पर किसी एक कंपनी की क्या हो जाए, कंट्रोल हो जाए, तो उसकी क्या हो जाएगी, मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी। जैसे हम कहते हैं ओपेक कंट्रीज है, ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, उनकी क्या है, मोनोपोली है ऑन द क्रूड ऑयल,
तो वो क्या करती है, अपने मार्केट के हिसाब से कभी ऑयल के प्राइसेस अप डिटरमिन कर देती है, कभी डाउन डिटरमिन कर देती है। इट मींस क्या है, प्राइसेस फ्लक्चुएट कर रहे हैं क्योंकि ओपेक कंट्री की क्या है, मोनोपोली है। मिडिल ईस्ट कंट्रीज में उनकी मोनोपोली होने की वजह से उनका पूरा कंट्रोल है, तो मोनोपोली क्रिएट हो जाती है अगर कोई एसेंशियल रॉ मटेरियल पर किसी कंपनी का कंट्रोल हो। देन ग्रांट बाय फ्रेंचाइज बाय द गवर्नमेंट, हमारे देश की गवर्नमेंट है वो ही ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देती है कि मोनोपोली क्रिएट हो जाए। किसी कंपनी को फ्रेंचाइज दे दी कि ये प्रोडक्ट सिर्फ तुम ही प्रोड्यूस करोगे और तुम ही सेल करोगे, तो क्या बन गई, उसकी मोनोपोली होगी। जैसे पहले बीएसएनएल और एमटीएनएल था, उसकी क्या थी, मोनोपोली थी। मार्केट में अगर हमने लैंडलाइन, आज से 20 साल पहले क्या था, अगर हमने एक फोन लगवाना होता था, लैंडलाइन फोन लगवाना था, तो बीएसएनएल को क्या करते थे, एक एप्लीकेशन लिख देनी पड़ती थी। उसके बाद 3 महीने, 4 महीने, 5 महीनों के बाद हमारे घर पे फोन लगता था। ऐसे बड़े नगरों के लिए क्या था, एमटीएनएल। गवर्नमेंट ने क्या दी हुई थी, इसको फ्रेंचाइज। अगर किसी ने अपने घर पर फोन लगवाना है, बीएसएनएल का ही लगेगा और उस पर उस बीएसएनएल की हो गई मोनोपोली क्रिएट होगी। सो अब क्या हो गया, ये क्या है, फ्रेंचाइज क्रिएट की गई है बाय द गवर्नमेंट, जिससे इस कंपनी को क्या मिल गई, एक मोनोपोली क्रिएट हो गई। देन इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, नेचुरल मोनोपोली, हमने किया है कि जैसे जैसे कंपनी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है, प्रोडक्ट का लेवल इंक्रीज करने से उसकी एवरेज कॉस्ट क्या करती है, इंक्रीज करती है। अगर मान लो कोई एस्टैब्लिश्ड फर्म है, लॉन्ग रन में उसकी एवरेज कॉस्ट क्या होती जाती है, रिड्यूस होती जाती है। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट क्या है, रिड्यूस हो रही है। हमने किया था ना, जो मॉडर्न थ्योरी है, मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट क्या होता है, एल शेप होता है। तो हमारी जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट क्या है, रिड्यूस हो रही है। जो एस्टैब्लिश्ड फर्म है वो आउटपुट लेवल भी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर रही है, तो उसकी एवरेज कॉस्ट भी क्या होगी, बहुत ज्यादा कम होगी, तो प्राइस भी कम डिटरमिन कर देगी। अगर कोई नई फर्म है वो एंटर करे तो उसकी एंट्री बहुत मुश्किल हो जाती है, तो इसकी क्या होगी, नेचुरली मोनोपोली क्रिएट होगी, क्योंकि इस प्रोडक्ट बहुत ज्यादा मार्केट शेयर को ऑक्युपाई किया है और उसने बहुत ज्यादा लेवल प्रोड्यूस करी है एंड उस प्रोडक्ट के प्राइसेस भी कम रखे हैं। तो क्या होगी, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल की वजह से नेचुरली मोनोपोली क्रिएट हो गई। देन है लिमिट प्राइसिंग पॉलिसी। लिमिट प्राइसिंग का मीनिंग क्या है कि हमें पता है कि अगर कोई न्यू फर्म मार्केट में एंटर करेगी तो वो एकदम से एग्जिस्टिंग फर्म्स हैं उतना आउटपुट प्रोड्यूस नहीं करेंगी जितना एग्जिस्टिंग फर्म्स है वो प्रोड्यूस करेंगी। अगर कोई न्यू फर्म एंटर कर रही है वो अपने मिनिमम लेवल तक प्रोडक्शन नहीं करती, क्योंकि उससे उसकी कॉस्ट भी ज्यादा होगी, तो वो बहुत कम आउटपुट प्रोड्यूस करती है। अगर आउटपुट कम होगा तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट भी क्या होती है, ज्यादा होती है, क्योंकि पहले कॉस्ट डिक्रीज करती है, तो वो एकदम से मिनिमम लेवल तक प्रोडक्शन नहीं कर सकती, तो उसकी कॉस्ट क्या है, ज्यादा होगी, वो आउटपुट कम प्रोड्यूस करेगी और उसको प्राइस भी ज्यादा ही पे डिटरमिन करेगी। तो फिर क्या करती है, एग्जिस्टिंग फर्म है वो उससे कम प्राइस डिटरमिन करती है। तो फिर क्या है, अगर कोई नई फर्म आ रही है और उसके प्राइसेस ज्यादा हाई हो, क्या हम वो उस प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, नहीं करेंगे। इट मींस क्या, लिमिट, उस फर्म पर एक प्राइस की लिमिट लगा दी जिस वजह से वो फर्म एंट्री ही नहीं कर पा रही। तो ये है हमारी लिमिट प्राइसिंग पॉलिसी, जिससे एग्जिस्टिंग फर्म की क्या होगी, मोनोपोली क्रिएट हो गई। देन 6 एडवर्टाइजमेंट एंड ब्रांड लॉयल्टीज ऑफ द एस्टैब्लिश्ड फर्म। जो हमारी कोई नई फर्म है, एस्टैब्लिश्ड फर्म है, हम क्या करते हैं, उसकी एडवर्टीजमेंट देखते हैं और हमारी लॉयल्टी उसकी तरफ रहती है। हम किसी और प्रोडक्ट को नहीं परचेज करना चाहते। अगर हम कोई किसी कंपनी का शैम्पू सोप यूज कर रहे हैं तो हम उसी कंपनी की यूज करते हैं। अगर कोई नई फर्म आती है हम नहीं जल्दी जल्दी चेंज
करना चाहते। अगर हमारे पेरेंट्स हैं किसी मार्केट से 20 साल से 30 साल से 40 साल से जा रहे हैं, जिससे वो सामान लेकर आ रहे हैं, वो सारे क्लोथ्स ग्रोसरी उसी मार्केट से लेकर आएंगे। क्यों? क्योंकि उनको पूरा फेथ है कि वो प्रोड्यूसर हमें गलत सामान नहीं देगा। उसी तरह अगर कोई मार्केट में एस्टैब्लिश्ड फर्म है, हमारी उसके लिए लॉयल्टी बन जाती है। हम कहते हैं हमें पूरा फेथ है कि वो फर्म हमारे साथ कभी गलत नहीं करेगी, हमें कभी चीट नहीं करेगी, हमें ज्यादा प्राइस नहीं देगी, हमसे ज्यादा प्राइस चार्ज नहीं करेगी। ठीक है, तो एडवर्टीजमेंट एंड ब्रांड लॉयल्टीज की वजह से एस्टैब्लिश्ड फर्म की मोनोपोली क्रिएट हो जाती है। कस्टमर अपने आप ही किसी नए प्रोड्यूसर के पास नहीं जाना चाहता। लास्ट है बिजनेस मर्ज। जैसे मान लो किसी प्रोडक्ट के 2 फर्म्स हैं, फर्म ए एंड फर्म बी। अगर ये 2 फर्म्स हैं, ये फर्म क्या कर रही है, आपस में कंपटीशन कर रही हैं। अगर ये दोनों फर्म आपस में मर्ज हो जाए, साथ एक ही फर्म बना ले, तो क्या बन जाएगा, दोनों की मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी। तो बिजनेस मर्ज की वजह से भी क्या होती है, मोनोपोली क्रिएट हो जाती है। ये थे हमारे कॉजेस जिसकी वजह से मोनोपोली क्रिएट होती है। विद दिस मोनोपोली इसकी फीचर्स एंड कॉजेस कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस एंड आउटपुट। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।